8 महत्वपूर्ण समितियां ज्यादा बनी, लेकिन 8 समितियां बड़ी महत्वपूर्ण बनी। एक बनी केंद्र सरकार के क्या क्या अधिकार होंगे, एक राज्य सरकार के अधिकार क्या होंगे, फिर एक बनी हमारी वित्तीय व्यवस्था क्या होगी, हमारी आर्थिक व्यवस्था किस तरीके की होगी, तो एक मानव अधिकार समिति जैसे ये बनी। तो ऐसे अलग अलग समितियां अपनी बनी, संविधान सभा नहीं बनाई, उसमें संविधान सभा के सदस्य थे। संविधान सभा के जो सदस्य थे उनकी सीधी भूमिका भी संविधान को बनाने में थी। ऐसा नहीं था मान सकते कि पूरा का पूरा उन्होंने अकेले लिख दिया हो, उन्होंने लेकिन उसको आत्मा देने का काम डॉक्टर अंबेडकर ने किया, लेकिन उसके जो शरीर को बनाने का काम था वो सब लोगों ने मिलकर के किया था। बहुत लोग उसमें, समितियां थी, सदस्य थे। उन्होंने चुना अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर को। उनमें से एक सदस्य की मृत्यु हो गई, एक सदस्य, 2 सदस्य जो हैं वो निरंतर तौर पर बाहर चले गए, एक विदेश में बस गए, वो थोड़ा मामला हो गया। 1-2 सदस्य बहुत सक्रिय रूप से सरकार के काम में ज्यादा शामिल थे, तो वो बहुत भूमिका नहीं निभा पाए। तो आखिर में यह हुआ कि पूरी जिम्मेदारी उस संविधान को अंतिम रूप देने की या मसौदे को अंतिम रूप देने की वो अकेले डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर आ गई। डॉक्टर अंबेडकर ने उनको जो है, उन्होंने फरवरी 1948 में अपना मसौदा संविधान सभा को सौंप दिया। उसके ऊपर खुले में बहस हुई, संविधान सभा के लोगों ने पढ़ा, अपने कमेंट भेजे, जो भी उनको सुझाव देने थे वो उन लोगों ने दिए। इसके बाद फिर नवंबर में जो है वो इसके ऊपर संविधान सभा में बहस शुरू हुई, और उसके बाद एक एक क्लॉज के ऊपर, जितने भी अनुच्छेद उसमें थे, एक एक अनुच्छेद पढ़ा जाता था और उस अनुच्छेद के ऊपर लोग अपने सुझाव देते थे, उस पर बहस होती थी। तो लगभग 1-1.25 साल तक, मतलब अगले साल नवंबर तक, 1949 तक, 1 साल तक उसके ऊपर बहस चली, लोगों के सुझाव लिए गए। इसके बाद संविधान सभा में वो घोषणा पत्र स्वीकार हो गया कि हमारा ढांचा जो है वो ऐसा होगा, हमारा जो भी प्रावधान लिखा जाएगा उसमें ये तत्व होने चाहिए। फिर इसके बाद ये हुआ कि अलग अलग समितियां बनना शुरू हुई, जैसे अल्पसंख्यकों के अधिकारों की समिति और मानव अधिकार समिति बनी सबसे पहले। इसके अध्यक्ष बने अपने सरदार पटेल। आप ध्यान दो कि अल्पसंख्यक जो थे वो भारत में, उनको संरक्षण कैसे मिलेगा, उनके अधिकारों की सुरक्षा कैसे होगी और सभी लोगों के मानव अधिकारों की सुरक्षा कैसे होगी, इसकी समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल थे। सरदार पटेल की जो समिति थी उसने अप्रैल में अपनी जो रिपोर्ट थी वो संविधान सभा में प्रस्तुत कर दी, और 1 और 2 मई को बहस के बाद वो रिपोर्ट जो है वो लगभग स्वीकार कर ली गई। तो एक सबसे बड़ी बात यह है कि भारत आजाद हुआ उसके पहले ही हमारे जो मूलभूत अधिकार थे, मौलिक अधिकार थे, वो स्वीकार कर लिए गए। तो इसी तरीके की लगभग 8 महत्वपूर्ण समितियां ज्यादा बनी, लेकिन 8 समितियां बड़ी महत्वपूर्ण बनी। एक बनी केंद्र सरकार के क्या क्या अधिकार होंगे, एक राज्य सरकार के अधिकार क्या होंगे, फिर एक बनी हमारी वित्तीय व्यवस्था क्या होगी, हमारी आर्थिक व्यवस्था किस तरीके की होगी, तो एक मानव अधिकार समिति जैसे ये बनी। तो ऐसे अलग अलग समितियां अपनी बनी, संविधान सभा नहीं बनाई, उसमें संविधान सभा के सदस्य थे। इन समितियों ने अपनी अपनी रिपोर्ट जो है वो संविधान सभा को प्रस्तुत की। संविधान सभा के हमारे एक संवैधानिक सलाहकार थे BN राव, तो उनको ये जिम्मेदारी दी गई कि जो भी समिति की रिपोर्ट आई है और जो भी बहस हुई है, आप पहला एक मसौदा, एक ड्राफ्ट, एक प्रारूप बनाओ। तो पहला जो है वो संविधान सभा के जो सलाहकार थे, पहला ड्राफ्ट उनने बनाया, उसके ऊपर बहस हुई, उस बहस के आधार पर उसमें थोड़े संशोधन हुए। फिर इसके बाद वो रिपोर्ट जो थी, जो पहला ड्राफ्ट बना था, वो सरदार एक बना कि भाई अब संविधान सभा की जो सदस्य हैं उनकी समिति बने। तो उसमें 7 सदस्य थे। उन्होंने चुना अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर को। उनमें से एक सदस्य की मृत्यु हो गई, 2 सदस्य जो हैं वो निरंतर तौर पर बाहर चले गए, एक विदेश में बस गए, वो थोड़ा मामला हो गया। 1-2 सदस्य बहुत सक्रिय रूप से सरकार के काम में ज्यादा शामिल थे, तो वो बहुत भूमिका नहीं निभा पाए। तो आखिर में यह हुआ कि पूरी जिम्मेदारी उस संविधान को अंतिम रूप देने की या मसौदे को अंतिम रूप देने की वो अकेले डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर आ गई। डॉक्टर अंबेडकर ने उनको जो है, उन्होंने फरवरी 1948 में अपना मसौदा संविधान सभा को सौंप दिया।
फिर उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को वो सौंपा उन्होंने, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि इसके ऊपर पूरे देश में चर्चा होनी चाहिए। तो उन्होंने उसको छपवा करके पूरे देश में बांटा, वो मसौदा पूरे देश में बंटा, उसके ऊपर हजारों की संख्या में लोगों ने अपने सुझाव संविधान सभा को भेजे, ये भी हुआ। तो फरवरी से लेकर के अक्टूबर तक का जो पूरा समय था वो पूरा उसके ऊपर खुले में बहस हुई। संविधान सभा के लोगों ने पढ़ा, अपने कमेंट भेजे, जो भी उनको सुझाव देने थे वो उन लोगों ने दिए। इसके बाद फिर नवंबर में जो है वो इसके ऊपर संविधान सभा में बहस शुरू हुई, और उसके बाद एक एक क्लॉज के ऊपर जितने भी अनुच्छेद उसमें थे, एक एक अनुच्छेद पढ़ा जाता था और उस अनुच्छेद के ऊपर लोग अपने सुझाव देते थे, उस पर बहस होती थी। तो लगभग एक सवा साल तक, मतलब अगले साल नवंबर तक 1949 तक, एक साल तक उसके ऊपर बहस चली, लोगों के सुझाव लिए गए। तो इसका मतलब यह है कि संविधान सभा के जो सदस्य थे उनकी सीधी भूमिका भी संविधान को बनाने में थी। ऐसा नहीं था मान सकते कि पूरा का पूरा उन्होंने अकेले लिख दिया हो, उन्होंने लेकिन उसको आत्मा देने का काम डॉक्टर अंबेडकर ने किया, लेकिन उसके जो शरीर को बनाने का काम था वो सब लोगों ने मिलकर के किया था। बहुत लोग उसमें, समितियां थी, सदस्य थे, उन लोगों ने बहुत सारे वो किए। इसलिए आप देखोगे तो उसमें मतलब बहुत चर्चा है, बहुत बहस लगातार एक एक उस पर होती रही। और फिर उसके ऊपर जो सुझाव दिए गए, उसके बाद फिर बाबा साहब अंबेडकर ने फिर उसमें बदलाव किए। जो बदलाव हुए वो फिर एक एक अनुच्छेदवार फिर से उसके ऊपर चर्चा हुई। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो 3 बार उस मसौदे के ऊपर संविधान सभा में चर्चा हुई। उसके बाद जाकर के जो कल का दिन है, यानी 26 नवंबर 1949 का दिन था, उस दिन उसको सब लोगों ने मान लिया कि हाँ, अब ये जो है वो हमारा संविधान इस रूप में हम इसको स्वीकार करते हैं। तो इसका ऐसा नहीं है कि केवल बहस हो रही है, केवल चर्चा हो रही है, लेकिन जो हमारे संविधान सभा के सदस्य थे उनकी समितियां बनी हुई थी। हर समिति में 10-20 इस तरीके के सदस्य होते थे। तो बहुत सारे सदस्यों ने बहुत सीधी सीधी भूमिका संविधान के एक एक अनुच्छेद को बनाने में, उसको गढ़ने में, उसको रचने में उन्होंने सीधे भूमिका निभाई। और लेकिन जब बहस हो रही थी, तो जब बहस होती थी, कोई किसी प्रावधान को खारिज करता था तो उसका जवाब डॉक्टर अंबेडकर देते थे। तो इसलिए आप देखोगे, इसलिए कहते हैं कि हमारी संविधान सभा में लगभग 36 लाख शब्द बोले गए, लेकिन उसमें से सबसे ज्यादा शब्द बोलने वाले व्यक्ति हैं वो डॉक्टर अंबेडकर हैं, क्योंकि उनको एक एक अनुच्छेद का जवाब देना था कि ये हमने क्यों रखा है, इसमें ये बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, वो मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं, उसका वो पूरा तर्क देते थे। तो सबसे ज्यादा फिर बोलने वाले व्यक्ति जो रहे संविधान सभा में हमारे, वो बाबा साहब अंबेडकर रहे। फिर भी कई सारी चीजें मतभेद थे, लोगों ने कहा भी कि हम इससे सहमत नहीं हैं, लेकिन चूंकि बाकी लोग मान रहे तो हम भी इसको स्वीकार कर लेते हैं। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, यानी जो हमारी 299 सदस्यों की सभा थी उसके अध्यक्ष वो थे। सबसे बड़े नेता संविधान सभा के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। वही समितियों को बनाने में जो मुख्य भूमिका थी वो निभा रहे थे। पूरी बहस सही दिशा में जाए, इसको निर्धारित करने का काम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे। चूंकि वो बहुत वरिष्ठ थे, विद्वान थे, इसलिए सभी लोग उनका बड़ा सम्मान करते थे। तो इसलिए उनकी भूमिका ये थी कि कहीं पर भी अगर कोई भेदभाव, कोई भेद है, कोई असहमति है, कोई अगर झगड़ा है, तो उसको अच्छे से कैसे सुलझाया जाए, इसकी भूमिका जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने निभाई। और आखिरी में फिर अंबेडकर जी ने जो है वो पूरा संविधान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंपा, और उसके ऊपर फिर सब लोगों ने हस्ताक्षर किए। तो कुल मिलाकर पूरी बातचीत को सार जो हमें समझ में आओ कि जब संविधान बन रहा हो तो तब भी असहमति को सम्मान करो, कि असहमति अगर है भी तो आप अपने अपने तर्कों से बात करो, उसके बाद वो असहमति को सम्मान करो। और आज हम जब देश की आज़ादी के कई दशक बाद या संविधान लागू होने के कई दशक बाद बैठे हैं, तो भी शायद यही बात की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि अगर कोई आपसे असहमत है तो ज़रूरी नहीं कि वो गलत है, और अगर असहमत है तो उसकी असहमति को सुनो और उनको सम्मान करो, निर्णय खुद लो। यही से शायद संविधान के मूल उद्देश्य तक और जो उद्देशिका हैं उन तक हम और आप पहुंच सकें। राम राम भैया और राम राम, नमस्कार। हमें तो चिंता ही नाम है हमारा सचिन चौधरी। 26 नवंबर को है संविधान दिवस। वो संविधान जो कोनो भी आम भारतवासी के लाने या कोनो भी देश के अपने निवासी के लाने कोनो भी धार्मिक ग्रंथ से कम नहीं हो, काहे कि उस संविधान को सबसे ऊपर को दर्जा
दौजा थे। और संविधान दिवस मनाने से लेकर आज के दौर में संविधान के जो बिंदु हैं उनकी क्या उपयोगिता है, किन परिस्थितियों में संविधान बने, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको समझ वो आज के दौर में बहुत ज़रूरी है। और हमारे संग सचिन कुमार जैन जी हैं जो मध्य प्रदेश में संभवतः हमारी जानकारी में उन चुनिंदा लोगों में हैं जो संविधान के ऊपर लंबे समय से काम कर रहे हैं। संविधान के ऊपर उनकी बहुत शानदार किताबें हैं और इनके संग ही उनको अपना अध्ययन है और बाकी जो सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं। सचिन जी नमस्कार, राम राम। राम राम। सचिन जी किस तरह के आज के जिस दौर में हम बात कर रहे हैं संविधान को लेके के संविधान दिवस मनावो या 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनावो, ई के आगे संविधान की आज के दौर में कितनी आवश्यकता कुछ ज़्यादा है या जैसी सामान्य परिस्थितियाँ हैं वैसी चल रही है? इसमें मुझे ऐसा लगता है कि आज का जो दौर है वो वास्तव में एक तरीके से वो परिणाम है कि हमने पिछले 75 सालों में संविधान को वो दर्जा नहीं दिया, वो स्थान नहीं दिया, उसके बारे में एक समझ विकसित नहीं की। और उसी का कारण ये है कि 75 बरस गुजर गए, आज़ाद हुए, लेकिन उसके बाद भी हम में एक तरीके से एक समग्र राष्ट्रीय भावना पैदा नहीं हो पाई। अभी भी हम जो है वो अलग अलग जातियों में, अलग अलग अंचलों में, अलग अलग संस्कृतियों को, इन सब को हम अलग अलग तरीके से ही अभी भी देख रहे हैं। जबकि संविधान का जो सबसे बड़ा उद्देश्य था वो यही था कि ये सब मिलकर के कैसे एक राष्ट्र बन जाए, कैसे पूरा भारत जो है वो एक चित्र बन जाए। लेकिन हमारी राजनीति ने जाति से ऊपर नहीं उठने दिया, संस्कृति से ऊपर नहीं उठने दिया। तो आज अगर हम बात करें तो सबसे ज़रूरी यही बात दिखाई देती है कि वास्तव में ये जो पूरे भेद हैं, जिस तरीके की असमानताएं हैं, आपस के लड़ाई झगड़े हैं, उससे अगर ऊपर उठना है तो वास्तव में हमको संविधान की व्यवस्था पर ही विश्वास करना पड़ेगा। क्योंकि वो किसी एक धर्म, किसी एक भाषा, किसी एक संस्कृति के लिए बना हुआ संविधान नहीं। उसका जो उद्देश्य था अपने देश को एक पूरा राष्ट्र बनाना था कि एक जैसा हमारी एक इतिहास रहा है, हम कैसे और ज़्यादा उन्नत हो सकें, उस उद्देश्य से था। लेकिन उसको नज़रअंदाज किया गया। तो आज हम ये देख रहे हैं कि अगर देश में आर्थिक विकास हो रहा है तो सबसे ऊपर के जो 1% लोग हैं उनके पास जो है वो 50-60% संपत्ति जा रही, और जो बाकी के लोग हैं 99%, उसमें से बाकी के 10% जो और हैं उनके पास बाकी की 25% जा रही। और फिर उसके बाद हम ये देखते हैं तो आखिरी के जो 50% बच रहे उनके पास जो है वो कुल मिलाकर के 1 या 2% संपत्ति बच रही है। तो ये असमानता इसी के कारण से, क्योंकि संविधान में जो लिखा था कि असमानता दूर करना है वो किसी सरकार ने उसको अपनाया नहीं। संविधान की उद्देशिका को लेकर बात करें, इसके चाहे बंधुत्व की बात करें, समानता की बात करें, इन सब को लेके भी हम जहाँ से चले थे वहाँ से नीचे कमजोरी है। संविधान की उद्देशिका जो है उसके सबसे पहले 4 शब्द हैं, हम भारत के लोग। हम इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते कि जिन परिस्थितियों में संविधान बन रहा था 1946, 47, 48, 49, 50 में, उस वक्त तो कम से कम भारत की स्थिति में हमको देखना पड़ेगा कि कितनी चुनौतियां थीं। सबसे पहली चुनौती थी कि देश का विभाजन हो रहा था, यानी कि हिंदू मुस्लिम की जो दरार है वो इतनी बड़ी हो गई थी कि देश को जो है वो 2 भागों में विभाजित करना पड़ा। सबसे बड़ी जो दुखद स्थिति वो बनी। फिर दूसरी बात जो और महत्वपूर्ण है वो ये है कि जब भारत आज़ाद हुआ उस वक्त भारत 565 रियासतों में बटा हुआ था। मतलब भूभाग एक ही है, बहुत सारी चीज़ें रियासतों में एक दूसरे में समान हैं, लेकिन है तो बंटवारा। सबके राजा अलग अलग हैं, सबके नियम अलग अलग हैं, सबके कायदे कानून अलग अलग हैं। कुछ चीज़ें समानता में हैं कि चलो धर्म के मामले में समानता है, लेकिन बाकी की और चीज़ों के मामले में बहुत अंतर रहा। नज़रियों में भी बहुत अंतर है। जो द्रविड़ पॉलिटिक्स रही तमिलनाडु की, वो बिल्कुल अलग तरीके की रही। तो इन सबको मिला करके एक देश बनाना था। तो अगर हम उस नज़रिए से देखें तो ये इतना आसान काम भी नहीं था, क्योंकि आप भारत किसको मान रहे हैं जब हैदराबाद अलग है, जूनागढ़ अलग है, आपका तमिलनाडु अलग है, कर्नाटक अलग है, कश्मीर अलग है, सब अलग अलग तरीके की बात कर रहे हैं। तो भोपाल के जो नवाब थे वो थोड़ी अलग बात कर रहे थे। तो अब इन स्थितियों में सबको एक साथ लाना और एक देश बनाना,
ऐसा देश बनाना कि जिसके ऊपर कोई राजा का शासन नहीं होगा, लोग खुद अपना प्रतिनिधि चुनेंगे, अपना प्रधानमंत्री चुनेंगे। उसके ऊपर किसी एक धर्म का शासन नहीं होना, ऐसा शासन होना, ऐसे नियम होना कि जो जैनों को भी सही लगे, जो हिंदुओं को भी सही लगे, मुसलमानों को भी सही लगे, पारसियों को भी सही लगे, और ऐसे मूल्य अपनाना कि जिससे किसी की भी जो भावना है वो आहत ना हो। सबको, सबके जो अपने अपने विश्वास हैं उन विश्वासों को समेट करके कुछ मूल्य बनाना, वही मूल्य जो है हमारी उद्देशिका में आया। अब बताओ कि अगर संविधान में लिखा है कि व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए, उसकी गरिमा होना चाहिए, इससे किसका विरोध होगा? कौन से धर्म वाले इसका विरोध करेंगे? कौन सा ऐसा धर्म होगा जिसके ग्रंथों में यह लिखा होगा कि व्यक्ति के साथ अन्याय होना चाहिए? ऐसा कोई धर्म है? कोई धर्म नहीं है। तो हमारे संविधान की उद्देशिका में लिखा है कि सामाजिक न्याय होना चाहिए, आर्थिक न्याय होना चाहिए, राजनीतिक न्याय होना चाहिए। उसमें बहुत साफ ये कहा गया है कि अपने यहाँ इतने तरीके के लोग हैं, इतनी भाषाएं हैं, इतनी संस्कृतियां हैं, इतने धर्म हैं, अगर आपस में प्रेम नहीं होगा, बंधुत्व नहीं होगा, तो देश एक कैसे रहेगा, अखंड कैसे रहेगा? तो उसमें एकता और अखंडता की बात कही गई, वही एक मूल्य बना। फिर उसमें यह कहा कि जब सबकी, बहुत लोगों की भाषाएं अलग अलग हैं, धर्म अलग अलग हैं, संस्कृतियां अलग अलग हैं, तो फिर उनको मानने की स्वतंत्रता भी होनी चाहिए कि भाई मुझे अगर लगता है कि मैं इस ईश्वर में विश्वास रखूं तो मुझे स्वतंत्रता होनी चाहिए कि मैं ईश्वर में विश्वास रखूं। तो यही बातें बंधुत्व की, गरिमा की, व्यक्ति की स्वतंत्रता की, न्याय की, यही बातें अपने संविधान के उद्देशिका में आई। अब समस्या यह हुई कि वो उद्देशिका को हमारे स्कूलों में हमने बहुत अच्छे से नहीं पढ़ाया। हमारे बहुत सारे जो समाज के ज्ञानी लोग हैं उन्होंने धर्म ग्रंथों के ऊपर तो और नई नई किताबें लिखी, और नई टीकाएं लिखी, और नई व्याख्याएं करी, रामचरितमानस पे और नई किताबें आई। अभी आप देखोगे तो अपन ये देखेंगे कि हनुमान जी का समय प्रबंधन कितना अच्छा होता था, तो मैनेजमेंट की किताबें उस तरीके से आ रही है। रामचरितमानस में समाज की व्यवस्थाओं के बारे में अगर बात करें तो रामचरितमानस के संदर्भ से आ रही है। कई सारे प्रबंधन की किताबें महाभारत के उससे आ रही है। लेकिन हमारे भारत का एक दुर्भाग्य कहें कि इतना अच्छा हमने संविधान बनाया, जिसको सभी धर्मों के लोगों ने मिलकर बनाया, जिसको सभी भाषाओं के लोगों ने मिलकर बनाया, जिसको महिलाओं और पुरुषों ने मिलकर बनाया, आदिवासी, दलितों, हिंदुओं और ईसाइयों, पारसियों सब ने मिलकर बनाया, लेकिन कोई अपने समाज में नहीं लेके गया। किसी ने अपने समुदाय में, अपने समाज में ले जाकर के उसके ऊपर बात नहीं की। तो हमारे पास जो उद्देशिका में जो चीजें लिखी थी वो हमारे धर्म ग्रंथों से ही आ रही थी, लेकिन वो हमारे समाज में, हमारी शिक्षा में वो चीज नहीं गई। तो वो बच्चे कोई जानते ही नहीं कि भारत का कोई संविधान भी है। ये सबसे बड़ी दुखद बात हमारे सामने बनी हुई है। एक व्हाट्सएप विश्वविद्यालय के बहुत सारे लोग जो है सोशल मीडिया पे लिखत हैं कि हमारा संविधान है कछु नहीं तो अंग्रेजों या अमेरिका की कॉपी भरे। तो जब संविधान के निर्माण की प्रक्रिया पे भी आपने बहुत अध्ययन करे, पुस्तकें लिखी, तो का ये बात में कितनी सच्चाई? देखो, इसमें हुआ ये कि जब आज़ादी का आंदोलन बहुत मजबूत होने लगा, तब भारत में शासन व्यवस्था कैसे हो इसके लिए अंग्रेजों ने भी कानून बनाने की प्रक्रिया शुरू की। तो एक कानून 1891 में बना, फिर 1909 में बना, फिर इसके बाद 1919 में बना, फिर इसके बाद भी क्या है कि भारत के जो राष्ट्रवादी आंदोलन थे, अपने जो लोग स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे, वो लोग बहुत खुश नहीं थे। वो कहते थे कि भाई हमको तो पूरी सत्ता चाहिए, हमको ये 2-2%, 5-5% आप ये कह दो कि अच्छा 5 लोग अब आपके आ जाएंगे समिति में, गवर्नर की जो काउंसिल है, परिषद है, उसमें 10 लोग आ जाएंगे। हमको वैसा नहीं चाहिए, हमको तो पूरा राज चाहिए, जिसको स्वराज अपन कहते हैं कि सब कुछ हम तय करेंगे। तो उसके मामले में 1935 में एक भारत शासन अधिनियम, जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कहते हैं, वो 1935 में बना, जिसमें पहली बार पूरे देश का शासन कैसे चलेगा उसके बारे में उसमें बात कही गई। तो इसके पहले तक होता यह था कि अपने, जैसे मैंने पहले कहा कि बहुत सारी रियासतें हैं, तो बहुत सारी, अब इतनी सारी रियासतें हैं तो हर रियासत के अपने कानून हैं। तो अब अगर सब अपने अपने कानून चलाएंगे तो फिर देश का शासन कैसे चलेगा? ये भारत एक कैसे बनेगा? अगर 10 जगहों के, 10 राज्यों के अलग अलग कानून हो जाएं, जरा सोचो। तो अगर मान लो अलग अलग कानून हो जाए तो चलेगा कैसे वहां पर? और आप देखोगे कि बहुत सारे जहां पर राजाओं के शासन थे, वहां की प्रजाएं भी बहुत खुश नहीं थी अपने राजाओं से। उनको लगता था कि ये तो
हम बदलना चाहते हैं लेकिन हम बदल नहीं सकते क्योंकि राजशाही है, सब राजाओं का ही शासन चलता है। तो इस स्थिति में थोड़ी चीजें 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उससे थोड़ा बदलना शुरू हुआ। उसी में आया कि हमारे यहाँ पर कैसे जो है वो एक प्रशासक होगा जिसको हम बाद में कलेक्टर कहते हैं, या हमारे यहाँ कैसे बीडीओ होगा, पुलिस कैसी होगी, या क्या चीज़ें होंगी। उसी में ये वाली बात थी कि कैसे हम जो है वो थोड़े थोड़े चुनाव करने की प्रक्रिया में जाएंगे। लेकिन जब संविधान बनना शुरू हुआ तब कुछ बुनियादी चीज़ें ऐसी थी कि जिसको भारत ने अपने तरीके से ही तय किया। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो भारत शासन अधिनियम जो था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उससे आई। क्योंकि जो प्रशासन का जो ढांचा था कि जिले में कैसे काम होना चाहिए, राजस्व कैसे इकट्ठा करेंगे, या हमारे यहाँ पर जो है मान लीजिए जिलों का प्रशासन किस तरीके से होगा, ये चीज़ें तो भारत शासन अधिनियम में आ गई थी और उसमें से बहुत सारी चीज़ें जो है वो अपने उसमें अपन ने ली अपने संविधान में। ये बात जो है जो व्हाट्सएप में चलती है, वो व्हाट्सएप में ये वाली बात संविधान सभा में जब 299 अपने प्रतिनिधि थे, वो लोग भी जब बात कर रहे थे तब बहुत सारे प्रतिनिधि कहते थे कि आप तो सब जो भारत शासन अधिनियम का उठा करके वही डालते जा रहे हो। तब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक बात कही थी कि बहुत सारे लोग हमारी आलोचना कर रहे हैं कि आपने तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का ही सब उठा के डाल दिया। तो उनने एक चीज कहा कि हमने 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया है। जब हम अपना संविधान बना रहे हैं तो हमको सब देशों का संविधान पढ़ने की जरूरत महसूस हुई, ताकि हमको लगा कि जो अच्छी अच्छी चीजें हैं वो हम अलग अलग संविधानों में से लें। तो उनने कहा कि आज हम 1950 में ऐसे समय में पहुंच रहे हैं जब दुनिया के ज्यादातर देश आजाद हो गए हैं, उन्होंने अपने अपने संविधान बना लिए हैं, उनके अपने स्वतंत्रता के आंदोलन रहे हैं, तो वो भी अपना राष्ट्र बनाना चाहते थे, तो उनने भी अपने संविधान में अच्छी अच्छी चीजें सोची हैं। तो क्यों नहीं हम उनको भी जानें, उनको भी समझें, और उसमें से कुछ चीजें अगर अपने लिए अच्छी हैं तो अपन ले लें। तो उनने कहा कि आज ये बताइए, उनने संविधान सभा के सब लोगों से पूछा था कि आप बताओ कि 1950 में जब ज्यादातर देश आजाद हो गए, संविधान बना लिए, तो अपन नई चीज कहां से लाएंगे। लोकतंत्र मान लिया है सब लोगों ने कि लोकतंत्र सबसे अच्छी व्यवस्था है, तो अपन अपने संविधान में ले आए। तो वो अपन ने दूसरी जगह से भी सोची बात, लेकिन अपनी व्यवस्था की भी मांग थी कि भाई अपने को राजशाही खत्म करनी चाहिए। एक हिस्सा वो था कि कुछ चीजें उसमें से ली गई। लेकिन दूसरी बात, अब हमारे संविधान का एक अनुच्छेद ये कहता है कि आज से अस्पृश्यता, छुआछूत खत्म की जाती है। अब ये तो दुनिया के किसी और कानून से नहीं लिया अपन ने। उसमें लिखा है कि महिलाएं और पुरुष समान काम करेंगे तो उनको समान मजदूरी या समान वेतन मिलेगा। ये कहीं और से आने वाली बात नहीं है, ये तो अपनी सोच की बात है कि अपन कैसे उसको लेते हैं। अपन ने लिया कि अपने यहाँ बहुत अलग अलग धर्मों के लोग हैं, सब धर्मों के लोगों को अपना अपना धर्म पालन करने की, अपने आराध्य की, अपने ईश्वर को पूजने की, जिस पूजा पद्धति से वो चाहें वो पूजा करेंगे। तो कुछ चीजें भारत ने अपनी परिस्थितियों से ली, कुछ चीजें भारत सरकार अधिनियम 1935 से ली, कुछ दूसरे देशों के संविधान से भी ली। उनका ये सोचना था कि हम अच्छे से अच्छा संविधान बनाएं, इसलिए हमको दूसरों की भी अच्छी बातों से सीखना चाहिए और उसको अपने संविधान में डालना चाहिए। लेकिन उसको उन्होंने पूरा भारतीय बना करके डाला, ऐसा नहीं डाला कि जैसा वहां था वैसा यहां डाल दिया। लेकिन उन्होंने अपनी प्रक्रियाएं चुनी, अपने तरीके से उसको बनाया। जैसे भारत में पहले तो गवर्नर जनरल थे, लेकिन फिर भारत में राष्ट्रपति हुए, तो लेकिन राष्ट्रपति का भारतीय संदर्भ में एक अलग महत्व उसमें लिखा गया। तो ये जो चीजें थी, चुनाव का कोई उल्लेख नहीं था एक तरीके से लोकतांत्रिक की सभी लोग वोट दे पाएंगे, भारत ने अपने संविधान में उस चीज को डाला। तो हमको थोड़ा सा आगे बढ़ के सोचना पड़ेगा। आज भी अपन कुछ करते हैं, आज अपन मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो मोबाइल कहां से आ रहा, वो टेक्नोलॉजी कहां से आ रही। आज हम लोग बहुत सारी लाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये लाइट कहां से आ रही, भारत में बनी क्या। आज हम अपने त्योहारों में फटाके फोड़ते हैं, तो फटाके का बारूद कहां पैदा हुआ। फटाके का बारूद तो चीन में उसका आविष्कार हुआ था, भारत में तो नहीं हुआ था। हम बहुत सारी सब्जी खाते हैं, हम आलू खाते हैं, आलू भारत में तो नहीं हुआ था, वो तो बाहर से सब्जी आई थी। तो कई सारी चीजें ऐसी हैं जिसको हमारे यहां से लोग लेके जाते हैं,
अपना ज्ञान ले जाते हैं, अपनी हमारी संस्कृति ले जाते हैं, उसी तरीके से अपन भी दूसरों से सीखते हैं। यही हमारे संविधान के साथ भी हुआ कि अच्छे से अच्छा अगर बनाना है तो अच्छी अच्छी बातें सब जगह से लो। एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो संविधान को लेकर एक मिथ है कि गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में लगातार जो है वाद विवाद भय, डिस्कशन भय, मतभेद भय, मनभेद भय, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, हाँ ये बात है। एक सबसे महत्वपूर्ण बात भारत की जो बड़ी खूबसूरत रही उस समय में, कि जो लोग थे उनके अपने अपने मत थे और मतभेद भी थे, बहुत बड़े बड़े मतभेद भी थे, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन उन मतभेदों के बाद आप सोचो कि जो डॉक्टर अंबेडकर महात्मा गांधी को या नेहरू को दूसरों से बहुत असहमत थे, बहुत उनकी आलोचना भी करते थे, लेकिन इसके बावजूद गांधी जी और नेहरू जी ने मिलकर के डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा में, जो हमारी मसौदा समिति थी, संविधान लिखने वाली जो समिति थी, उस समिति का अध्यक्ष बनाया, या ये कहें कि उनके प्रति एक तरीके का सम्मान प्रदर्शित किया। क्योंकि आप सोचो उस समय में डॉक्टर अंबेडकर एक ऐसे समुदाय से आने वाले व्यक्ति जिनको छुआछूत का इतना सामना करना पड़ता, जिनको पढ़ने के मौके नहीं मिलते, उस व्यक्ति ने 4 पीएचडी करी। उस व्यक्ति ने दुनिया भर के कानूनों का अध्ययन किया। आपको पता है कि उनकी पीएचडी अर्थशास्त्र में थी, कि रुपए की समस्या क्या है भारत की, इसके ऊपर उन्होंने पीएचडी की थी। और गांधी जी ने यह कहा था नेहरू जी से कि डॉक्टर अंबेडकर हमारी बहुत सारी चीजों से असहमत हो सकते हैं, लेकिन संविधान बनाने के लिए उनसे उपयुक्त व्यक्ति भारत में दूसरा हमको नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने भारत की जो सामाजिक समस्या का जो दंश है, जो उसका सबसे बड़ा दुख है, दर्द है, वो खुद झेला है। इसलिए उन्होंने उनके बारे में बात की। गांधी जी ये चाहते थे कि हमारे यहाँ की जो व्यवस्था है वो ऐसी बने कि गांव के स्तर पर चुनाव हो, हर गांव की अपनी सभा हो। इसके लिए वो गांव गणराज्य कहते थे, कि हर गांव का अपना वो हो। फिर कुछ गांवों को मिला करके और थोड़ी उसकी एक बड़ी परिषद बने, तो जिसको अपन बाद में कहते हैं जनपद पंचायत राज अपन कहते हैं, कि इसके बाद फिर चुनाव नहीं होगा। इसके बाद फिर वही जो गांव के जो लोग हैं प्रतिनिधि मिलकर के वो एक बड़ी जनपद की वो बनाएंगे। फिर इसके बाद जिले की परिषद, जनपद के लोग मिलकर के जिले की परिषद बनाएंगे, जिले की परिषद के लोग मिलकर के राज्य की परिषद बनाएंगे, और राज्य की परिषद लोग मिलकर के एक राष्ट्रीय पंचायत बनाएंगे। वो कहते थे कि मतलब वो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि पंचायती राज चाहिए हमको, तो हमको वो मानते थे कि पंचायती राज ही सबसे अच्छी व्यवस्था है। तो उनका ये मानना था कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर का ये कहना था कि भारत में जिस तरीके का जातिवाद है, जिस तरीके की जमींदारी की प्रथा है, दास प्रथा है, महिलाओं के साथ जितना भेदभाव होता है, तो हम ऐसी व्यवस्था तो संविधान में डाल ही नहीं सकते, क्योंकि लोगों के मन में वो इतनी गहरे तक बैठी हुई है। आपको पता है कि जब तक ये अपना संविधान नहीं बना और हिंदू कोड बिल नहीं आया, तब तो अपने हिंदुओं में भी बहु विवाह प्रथा थी। एक एक व्यक्ति के जो है वो कई विवाह कर सकते थे, वो वाली प्रथा थी। उत्तराधिकार में जो है वो एक बहुत अलग तरीके की कठोर व्यवस्थाएं थी, महिलाओं को कोई अधिकार नहीं मिलते थे। तो वो कहते थे कि जब समाज में ऐसी व्यवस्था है, तो आप सोचो कि ऐसा समाज कैसी जन परिषद चुनेगा, कैसी ग्राम पंचायत चुनेगा, कैसी राष्ट्रीय परिषद चुनेगा। तो उनका विश्वास नहीं था, क्योंकि वो अपना अनुभव था उनका। तो इस बात को लेकर के उनमें बहुत मतभेद था। इसलिए गांधी जी ने कई बार कहा भी कि जिस तरीके का संविधान हम बना रहे हैं, वो मेरे मन का संविधान तो पूरा का पूरा उस तरीके का नहीं है। और उनके पास जब कुछ लोग बातचीत करने के लिए गए भी, तो उनने पूछा कि इसमें जो है गांव कहाँ है संविधान में। तो वास्तव में ये बहुत जरूरी बात मुझे कहना है कि जो डॉक्टर अंबेडकर ने पहला अपना ड्राफ्ट बनाया था मसौदा समिति ने, उसमें गांव का उल्लेख ही नहीं था, उसमें गांव का कोई व्यवस्था का उल्लेख नहीं था। इसके बाद फिर संविधान सभा में बहस हुई, फिर उन्होंने कहा कि ये तो ऐसा मामला है। तो उन्होंने कहा कि गांव की हालत में जानता हूं कि गांव में क्या होता है, मुझे गांव की व्यवस्था पे कोई विश्वास नहीं है, और इसलिए मुझे बहुत खुशी है कि मैंने गांव का कोई उल्लेख इसमें नहीं किया। लेकिन फिर संविधान सभा में बहस हुई,
फिर इसके बाद जो है वो हमारे जो नीति निदेशक तत्व हैं उसमें पंचायती राज का प्रावधान उसमें डाला गया। तो इस तरीके के मतभेद थे और इसीलिए भी केंद्रीय व्यवस्था ग्राम पंचायत पंचायती राज नहीं बनी। वो चाहते थे कि हमारे यहाँ की जो पुलिस ऐसी हो जो प्रेम को फैलाए, अशांति को फैलाने का काम करे। वो कह रहे थे कि भाई पूरी दुनिया का जो माहौल है उसमें ऐसी सेना और ऐसी पुलिस होना थोड़ा मुश्किल है, हमको तो थोड़ा कठोरता से काम लेना पड़ेगा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी कि गांधी जी जो है वो एक भारत को एक बिल्कुल जो एक आदर्श राज है उस तरीके से देख रहे थे, लेकिन जो भारत में अंदर की कमजोरियां थी, अंदर की बीमारियां थी, उनके चलते तो गांधी जी की बात जो है वो संविधान में आ पाना बहुत व्यवहारिक। नेहरू जी भी नहीं मान पा रहे थे, सरदार पटेल भी नहीं मान पा रहे थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी नहीं मान पा रहे थे। तो जिस तरीके की सोच गांधी जी की थी वो बड़ी आदर्श और बहुत अच्छी थी, आदर्श थी, लेकिन उसका लागू होना वो बड़ी चुनौती की बात थी। लेकिन उनके जो विचार थे वो हमारी जो उद्देशिका है कि बंधुता होना चाहिए, करुणा होना चाहिए, न्याय होना चाहिए, सब लोगों को एक साथ होना चाहिए, इसलिए हम भारत के लोग की बात आती है। तो वो सपना जो है वो उद्देशिका में तो आया, लेकिन अंदर की व्यवस्थाओं में जो बापू सोचते थे वो उस तरीके की बात उसमें पूरी शामिल नहीं हुई। लेकिन मूल्यों में वो बात, संविधान के मूल्यों में वो जरूर शामिल रही। और बड़ी बात ये थी कि भारत का संविधान तो संविधान सभा बना रही थी, तो संविधान सभा में गांधी जी की तरफ से बहुत सारे लोग बहस कर रहे थे कि बापू ऐसा सोचते हैं। भाषा के ऊपर जो बहस थी उसमें बहुत बार महात्मा गांधी का संदर्भ आया कि नहीं, बापू ऐसा कहते हैं, गांधी जी ऐसा कहते हैं, इसलिए हमारी राष्ट्रीय भाषा ऐसी होनी चाहिए। ये जो चीज़ें हैं, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर अपनी बात को बहुत पुख्ता ढंग से रखते थे और उन्होंने उस अपने तरीके से बात को तर्कों के साथ आगे रखा और उनको संविधान सभा का सहयोग भी मिला उस काम के लिए। अब एक और बहुत माइनर चीज़ है जो हमारी जानकारी में तो है, शायद जो हमारे दर्शक उनकी, संविधान सभा का रोल और डॉक्टर अंबेडकर जो कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए। संविधान को बनाने में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की संविधान सभा और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो है कमेटी, इन दो ही में आप आपस में कोऑर्डिनेशन का है, इनकी जिम्मेदारी अलग अलग क्या है? ये भी बड़ा रुचि की बात है कि जब भारत की जो संविधान सभा की कार्रवाई है वो बड़ी सुंदर कार्रवाई है। हुआ क्या, सबसे पहले संविधान सभा का गठन हुआ और उसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। उसके बाद 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक अपना घोषणा पत्र प्रस्तुत किया कि हम भारत को कैसा बनाना चाहते हैं। तो उनने उसमें कहा कि सबको अधिकार मिलेंगे, सब लोग स्वतंत्र होंगे, सबको न्याय मिलेगा, हम ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जो समावेशी व्यवस्था होगी। उसमें एक बिंदु ये भी था कि हम पूरे विश्व में शांति लाने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ये सब चीज़ें शुरू हुई और इसके ऊपर बहस हुई। इसमें 8 बिंदु थे घोषणा पत्र में, तो इसके ऊपर लगभग 1 महीने तक बहस चली इसके ऊपर। तो सब लोगों ने अपने सुझाव दिए, सब लोगों ने अपनी बात कही, सहमति असहमति व्यक्त की। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर, द हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया। बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़, अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचे, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं या अपने शहर और घर में। इसीलिए श्री कृष्णा विश्वविद्यालय आपको देगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार पाठ्यक्रम और कोर्स में प्रवेश के अवसर।